गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम रॉबर्ट कॉच के बारे में पढ़ रहे थे। कॉच पोस्टुलेट हम पढ़ चुके थे। कॉच ने अभिधारणा दी थी जीवाणुओं के बारे में, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो कॉच की अभिधारणा थी वो किसके ऊपर मुख्य रूप से बेसिक थी, उसका उद्देश्य क्या था कि जो रोगजनक जीवाणु हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जो कि रोग फैलाते हैं, जिनकी वजह से रोग उत्पन्न होता है, उनके बारे में कॉच ने अवधारणा दी थी, ठीक है। तो अब देखो कॉच ने इसके अलावा और क्या किया था। रॉबर्ट कॉच ने 1882 में, रॉबर्ट कॉच और उसके सहयोगियों ने एंड हिज एसोसिएट्स, यानी कि उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों ने 1882 में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कॉच ने 1882 में की थी। और इसके अलावा इन्होंने स्टेनिंग के लिए, इनके अभिरंजन के लिए एक तकनीक की इजाद की। स्टेनिंग क्या होता है? देखो, किसी भी सेल को या किसी भी कोशिका को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो सीधे तौर पे हमें दिखाई नहीं देती। अगर दिख भी जाएगी तो हम उसको आराम से स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसको डिफरेंशिएट यानी उसको विभेदन नहीं कर पाएंगे और दूसरी टाइप की सेल्स में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, उनका अभिरंजन किया जाता है, उनको स्टेनिंग की जाती है, यानी कि एक प्रकार का कलर उनको दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग के लिए डिफरेंट टाइप की डाइज यूज होती हैं। डाइज यानी कि ये कलरफुल केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के या दूसरे लिविंग सेल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन सेल्स को कलरफुल बना देते हैं, रंगीन बना देते हैं। तो उसकी वजह से हमें वो सेल्स आसानी से दिखाई देते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल्स हों, चाहे वो कोई अल्गी वगैरह की सेल्स हों, किसी की भी सेल्स हों, वो दिखाई देने लगती है। तो स्टेनिंग की टेक्निक के बारे में बताया था रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, कुछ गिनी पिग लिए थे। गिनी पिग एक खरगोश की प्रजाति का छोटा जानवर होता है, जिसे गिनी पिग बोलते हैं, बिल्कुल खरगोश जैसा लगता है दिखने में। उसको गिनी पिग को उन्होंने एक रोगित बंदर जो था, ठीक है, एक डिसीज मंकी, यानी कि एक बंदर जिसके अंदर एक बीमारी थी, डिसीज मंकी था। इस मंकी के डेथ के बाद, मृत्यु उपरांत, जो बंदर था, जो रोगित बंदर था, रोगित जैसे डिसीज मंकी था, इसकी मृत्यु के बाद उसका एक ऊतक, एक टिश्यू इन्होंने गिनी पिग के अंदर डाल दिया, संरोपित कर दिया, ठीक है ना। इसका टिश्यू लेके इन्होंने इस गिनी पिग के अंदर संरोपित कर दिया। तो जो गिनी पिग थे वो भी डिसीज हो गए। जो गिनी पिग थे उनके अंदर भी बीमारी उत्पन्न हुई, उनमें भी बीमारी पैदा हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, गिनी पिग्स में से इनके लंग्स के भाग, इनके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के भाग जिसे ट्यूबरक्यूली बोलते हैं, लंग के भाग जिन्हें ट्यूबरक्यूली बोलते हैं, लंग का पार्ट होता है, लंग होती है बहुत छोटे छोटे ट्यूबरक्यूल से बनी होती है, ट्यूबरक्यूली बोलते हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं गुहिका। हिंदी में क्या बोला जाता है, गुहिका। तो इन्होंने क्या किया, इन गुहिकाओं को निकालकर उनका अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक रोगित बंदर की पहचान की, ऐसा बंदर जिसके अंदर ये बीमारी थी, क्षय रोग था, ठीक है ना, क्षय रोग था। जो बंदर था वो डिसीज था, यानी कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग की बीमारी थी। बीमारी से ऐसे पहचाना कि इसके अंदर लक्षण थे क्षय रोग के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस विशेष रोग के लक्षण वाले बंदर की मृत्यु के बाद इसके टिश्यूज को गिनी पिग में डाल दिया, गिनी पिग के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर गिनी पिग के जो गिनी पिग था वो भी डिसीज हो गया, उसे भी उसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया जिस प्रकार का रोग बंदर के अंदर था। उन्होंने क्या किया, गिनी पिग को जब मृत्यु हो गई तो गिनी पिग्स के लंग्स को निकाला, उस लंग्स की गुहिका, लंग्स यानी फुफ्फुस, फेफड़े जो होते हैं उनको निकाला और उसकी गुहिकाओं ने ट्यूबरकुलोसिस का अध्ययन किया। तो इस ट्यूबरकुलोसिस के अंदर गुहिकाओं में हमें कुछ लाइव सेल्स दिखाई दी, जीवित कोशिकाएं दिखाई दी, ठीक है ना। इन जीवित कोशिकाओं
सूक्ष्म और दंड रूपी कोशिकाएं थी, यानी कि बेसिलस लंबी दंड रूपी कोशिकाएं थी। ठीक है, दंड रूपी कोशिकाएं ये थी। तो दंड रूपी यानी कि लंबी इस प्रकार की संरचना की कोशिकाएं थी। इन्होंने क्या किया, ये कोशिकाओं का जब ज्यादा अध्ययन किया तो पता पड़ा कि ये रोग के उत्पन्न करने वाले जो मुख्य जीव हैं वो इन्हीं की वजह से रोग उत्पन्न होता है। ज्यादा अध्ययन करने पर यह कोशिकाएं बिल्कुल एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया जैसी नजर आ रही थी। तो एंथ्रेक्स बेसिलाई इन्होंने जैसे बैक्टीरिया को नाम दिया था, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इनको ट्यूबरक्यूली, चूंकि ये भूमिकाओं से प्राप्त हुई थी, ट्यूबरक्यूल से प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्होंने इन कोशिकाओं को ट्यूबरक्यूली बेसिलस दे दिया। इन कोशिकाओं का उन्होंने नाम दिया ट्यूबरक्यूली बेसिलस और ये कहा कि इन्हीं कोशिकाओं की वजह से यह बीमारी उत्पन्न होती है और इस बीमारी को नाम दिया ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी को उन्होंने नाम दिया ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना। इसके बाद पहले तो अपन एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद लुईस पास्चर के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट कॉच और उसके एसोसिएट्स ने 1882 में क्षय रोग के जीवाणु की खोज की। इन्होंने क्या किया, बंदर, जिस बंदर के अंदर क्षय रोग के लक्षण पाए जाते थे, उससे पहले बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि क्या बीमारी है, क्यों होती है, ठीक है ना, इसके नाम के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो इन्होंने क्या किया, एक डिसीज बंदर, ऐसा बंदर जिसके अंदर क्षय रोग के लक्षण थे, उन्होंने उस बंदर की मृत्यु के बाद उस बंदर के टिश्यूज को, ऊतकों को ट्रांसफर कर दिया गिनी पिग में। गिनी पिग जो कि खरगोश की प्रजाति का छोटा जानवर होता है, इस गिनी पिग में ट्रांसफर किया। इस पिग के अंदर ये जो छोटा जानवर था, इसके अंदर भी यही रोग उत्पन्न हो गया जो बंदर के अंदर था। तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदर से कुछ ना कुछ ऐसा जीव इसके अंदर गया है जिसने इसको रोगी कर दिया, ठीक है ना, जिससे इसको डिसीज कर दिया। उन्होंने फिर इसके बाद इस बंदर की, इस गिनी पिग की मृत्यु के बाद, इस गिनी पिग की मृत्यु हो गई तो उसके लंग्स को निकाला और लंग्स में से उसकी भूमिकाओं को, यानी ट्यूबरक्यूल्स को आइसोलेट कर लिया और ट्यूबरक्यूल्स के अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ ऐसी जीवित कोशिकाएं मिली, लाइव सेल्स मिली जो कि दंड रूपी थी और इन कोशिकाओं का आकार और स्वरूप बिल्कुल एंथ्रेक्स बेसिलाई जैसे बैक्टीरियाओं की तरह का था। इन्होंने इनको नाम दे दिया ट्यूबरक्यूली बेसिलाई। इन्होंने इनको नाम दे दिया क्या, ट्यूबरक्यूली बेसिलाई, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस बीमारी को भी इन्होंने नाम दिया ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ट्यूबरक्लोसिस फैलाने वाली बैक्टीरिया की खोज 1882 में रॉबर्ट कॉच के द्वारा की गई थी। इसके बाद बारी आती है लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर जो थे, इनका जन्म काल था 1828 से 1895। लुईस पास्चर का नाम सूक्ष्म जैविकी में, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ही रेस्पेक्ट से, आदर से लिया जाता है। इन्होंने कई प्रकार की खोजें की जिनके आधार पर आज माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है। लुईस पास्चर जो थे फ्रांस में जन्मे थे और ये पहले भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने और फिर बाद में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर ही बने। सबसे पहले भौतिक की फिजिक्स पढ़ाते थे, बाद में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। लेकिन उसी समय 1856 में बियर और वाइन बनाने वाली इंडस्ट्रियलिस्ट के संपर्क में ये आए, उद्योगपतियों के संपर्क में आए और वहीं से सूक्ष्म जीवकों के बारे में इनकी जो रुचि है वो पैदा हुई। वो क्या था, कुछ ऐसे वैज्ञानिक, कुछ ऐसे लोग थे जिनको क्या परेशानी हो रही थी कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली बियर और वाइन जो थी वो खट्टी हो रही थी, ठीक है ना। तो उन्होंने लुईस पास्चर का अप्रोच किया कि हमारी जो है उत्पाद है वो इस तरह से धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो आप इसको कैसे न कैसे करके ठीक करिए, इसके पता लगाइए कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, उस बीमारी के जो मुख्य अवयव थे खोजे कि आखिरकार इनमें खट्टापन क्यों उत्पन्न हो रहा है। धीरे धीरे इनकी रुचि जो है वो इसमें बढ़ती चली गई और इसी के साथ इन्होंने क्या, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इस बीमारी पर समस्या निजात दिलाई कि आखिरकार ये खट्टी क्यों हो रही है।
इन्होंने जब अध्ययन किया तो बहुत लंबे समय तक स्टडी इन्होंने करनी शुरू की कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रक्रिया है। तो इनको पता चला एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल यानी बियर और वाइन का उत्पाद या निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है, इस ग्लूकोज का परिवर्तन हो जाता है अल्कोहल में। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अल्कोहल में। और इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है यीस्ट, जो एक प्रकार की फंगस है। यीस्ट जो एक प्रकार की फंगस है। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, इन्होंने इस प्रक्रिया को अच्छे से अध्ययन किया तो इन्होंने क्या देखा कि वास्तव में यहाँ पे एक और दूसरी प्रक्रिया हुई जिसे बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन साथ में साथ इंडस्ट्रीज के अंदर एक और प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्यूट्रिफिकेशन यानी कि पूयन। प्यूट्रिफिकेशन यानी पूयन क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो सड़ते हैं और बदबू उत्पन्न होती है। बदबू उत्पन्न होती है, प्रोटीन्स जो है वो सड़ जाते हैं और बदबू उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन यानी कि पूअन। तो अब हुआ क्या, इन्होंने देखा कि बियर और वाइन इंडस्ट्री जो थी वो उसके अंदर उत्पाद खराब इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। तो इस प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई सूक्ष्म जीव जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे यानी कि उत्तरदायी थे। साथ ही साथ उन्होंने खट्टेपन के लिए पाया कि इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण भी हो रहा था। अल्कोहल के साथ साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी हो रहा था जिसकी वजह से उत्पाद जो है वो खट्टापन आ रहा था। अब लैक्टिक एसिड जो है ये एसिड है तो खट्टा होता है, जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या खट्टे होते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये बियर या वाइन बनाई जाती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, तो यीस्ट के साथ यहाँ पे कुछ और बैक्टीरिया भी उपस्थित थे जो कि क्या है लैक्टिक एसिड का निर्माण कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड का निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहरा है कुछ अन्य बैक्टीरिया भी उपस्थित हैं जो कि लैक्टिक एसिड को बना रहे हैं। अब इससे समस्या से पीछे कैसे छुड़ाया जाए, तो इसके लिए और इस प्यूट्रिफिकेशन की समस्या से पीछे कैसे छुड़ाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने तकनीक ईजाद की। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो हमारा उत्पाद है, ठीक है ना, उस उत्पाद को अगर हम 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर दें, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम गर्म करें और गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडा कर दें, उसे तुरंत हम ठंडा कर दें और ठंडा करके हम इसे पैक कर दें, ठीक है ना, तुरंत हम उसे ठंडा कर दें और ठंडा करके अगर हम उसे पैकिंग कर दें यानी कि एक सील पैक इसे कर दें कि बाहर की एयर इसमें अंदर ना जा पाए, तो हमारा जो उत्पाद है वो ठीक रहता है। यानी कि उसमें बाहर से आने वाला अन्य बैक्टीरियाओं का कंटामिनेशन यानी कि संदूषण नहीं होता, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होगा। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया पास्चराइजेशन। इनके नाम पे इस प्रक्रिया को नाम दिया गया पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जो दूध है उसे भी खराब होने से बचाने के लिए पास्चराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दूध जो है मिल्क वो खट्टा क्यों होता है, मिल्क के अंदर शुगर उपस्थित होती है, लैक्टोज। मिल्क के अंदर शुगर पाई जाती है, लैक्टोज नाम की शर्करा। ये लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये भी मिल्क के अंदर उपस्थित होते हैं। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं बहुत कम मात्रा में। अगर दूध को सामान्य तापमान पर रख दिया जाए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोज को पचाते हैं, इस लैक्टोज का भक्षण करते हैं और लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या खट्टा हो जाता है। अगर हम लोग को सामान्य तापमान पर रखें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोजिनस बैक्टीरिया
बाहर से बैक्टीरिया उसमें ना आ पाए, तो हमारा उत्पाद जो है वो सही रहेगा। इसी प्रकार से आज दूध को प्रोटेक्ट किया जाता है पास्चराइजेशन करके। सबसे पहले दूध को इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं और फिर उसको तुरंत ठंडा करके सील पैक कर दिया जाता है ताकि बाहर से बैक्टीरिया उसमें ना जा पाए। ऐसी स्थिति में दूध जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, उसमें खट्टापन नहीं आ पाता। दही जमने की क्रिया होती है वो भी यही होती है, सेम प्रोसेस से दही जो है उसका निर्माण होता है। हम ऑलरेडी जो जमा हुआ दही है उसमें से थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको सैंपलिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। उस 1 चम्मच दही के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टोजेनस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। हम उसको हल्के गुनगुने दूध में डाल देते हैं, तो उस दही के अंदर 1 चम्मच दही हमने जलाते हैं, जिसे हम बोले थे जामुन, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते करते संख्या में बढ़ते हैं और दूध के अंदर उपस्थित लैक्टोज को पचाना शुरू कर देते हैं, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो दूध खट्टा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं दही का जमना, ठीक है ना। खट्टा होता ही दूध जो होता है वो जम जाता है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, अगर नेचुरल रूप से प्रक्रिया को रोकने के लिए पास्चर ने क्या किया, सबसे पहले उत्पाद इसके लिए क्या थे, बियर और वाइन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया और गर्म करके उनको तुरंत ठंडा कर दिया। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि अब जो बाहर से और ठंडा करके तुरंत उसे सील पैक कर दिया, यानी कि एयर से और ज़्यादा बैक्टीरिया मतलब नहीं जा पाएंगे और उत्पाद वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो इसको प्रक्रिया को इनके आधार पर नाम दिया गया पास्चराइजेशन, ठीक है। इस क्रिया को इन्होंने नाम दे दिया पास्चराइजेशन। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, वो क्या रहता है, बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट और किया था इन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग का नाम है बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि जीवात्म जनन के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया इन्होंने। लुईस पास्चर से पहले या इस प्रयोग से पहले कुछ समय तक ये समझा जाता था कि जितने भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अजीव या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, उसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि स्वतः जनन सिद्धांत माना जाता था, या अजीवात्म जनन यानी कि एबायोजेनेसिस थ्योरी उसे माना जाता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में धीरे धीरे बताना शुरू किया, रॉबर्ट कॉच ने बताया और कुछ और दूसरे वैज्ञानिकों ने भी बताया कि ऐसा नहीं है। जो नए जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, वो पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीवों से ही बनते हैं, वो निर्जीव चीजों से उनका जनन नहीं होता। लेकिन इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने, लुईस पास्चर ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को गूज नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट या बॉटलनेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हिंदी में हंसकंठ प्रयोग, हंसकंठ फ्लास्क प्रयोग या गूज-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या बॉटल-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या एस शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला जाता है।
बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, उसमें सड़ान आने लग जाती है, कुछ भी अन्य बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी मांस के टुकड़े को, छोटे से मांस के टुकड़े को खुला छोड़ दें तो कुछ समय तक वो भी सड़ने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, उस पर अनेकों प्रकार के सूक्ष्मजीव आ जाएंगे जो हमें दिखाई भी देने लग जाएंगे। जब वो बहुत सारी मात्रा में लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं बन जाएंगी तो हमें वो भी दिखाई देने लग जाएंगी। तो पहली तो बात ये। दूसरा, इससे पहले कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो कि क्या सूक्ष्म जीवों का प्रवर्धन के बारे में पढ़ चुके थे। प्रवर्धन यानी कि कल्चर, यानी कि संवर्धन। संवर्धन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, एक कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कोश माध्यम पर, इसको अच्छे से समझना, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कोश माध्यम पर जीवित कोशिकाओं की वृद्धि कराना। जीवित कोशिकाओं की वृद्धि कराना, ये प्रक्रिया कहलाती है संवर्धन, यानी कि कल्चर। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं टू ग्रो लिविंग सेल ऑन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम। अब संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडियम क्या होता है, क्या होता है, देखो जैसे हम कहें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड की वृद्धि कराएंगे, लैक्टिक एसिड किसके ऊपर खाता है, किसके ऊपर फिट करता है, लैक्टोज के ऊपर, ये लैक्टोज शुगर को बताता है। इसके अलावा इसे अमीनो एसिड्स चाहिए, इसके अलावा इसे कुछ हार्मोन्स चाहिए, विटामिन चाहिए और कई प्रकार के भोजन इसको चाहिए। तो जो जो भी भोजन इस बैक्टीरिया को चाहिए उस भोजन को हम पहचान लेंगे बैक्टीरिया किन चीज़ों को खाता है, यानी किन चीज़ों से उसकी कोशिका वृद्धि करती है। तो उन सभी अवयवों को हम अलग से लें, ठीक है ना, उन सभी को हम पानी के अंदर डिजोल्व कर दें, पानी के अंदर घोल दें और उस पानी को हम अच्छे से निर्जलीकृत कर लें, स्टरलाइज कर लें, उबाल लें, ताकि पानी के अंदर और दूसरे बैक्टीरिया वगैरह सारे इसमें खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा कोश माध्यम, जिसको हमने प्रयोगशाला में बनाया है। इस माध्यम को अगर हम बैक्टीरिया की वृद्धि कराने के लिए काम में लें, इस मीडियम के अंदर अगर बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ कराएं तो बैक्टीरिया को इसमें अपना सभी प्रकार का भोजन मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया इसमें वृद्धि करेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे। इसको दो तरीके से किया जाता है, एक होता है सॉलिड ग्लूकोज और एक होता है लिक्विड यानी तरल रूप में इसकी वृद्धि कराई जाती है। अगर सॉलिड रूप में इसकी वृद्धि कराते हैं तो क्या करते हैं, इसको मीडियम को पहले तो क्या है सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड बनाने के लिए इसमें अगार नाम का एक पदार्थ डाल दिया जाता है, ये हमने कल पढ़ा भी था। इसमें क्या करते हैं, अगार नाम का एक पदार्थ डाल देते हैं। कॉच ने पहले तरल माध्यम को ठोस बनाने के लिए जिलेटिन नाम के पदार्थ के बारे में बताया था। कॉच ने क्या बताया था, जिलेटिन नाम का पदार्थ होता है जिसको अगर हम तरल माध्यम में डाल दें तो माध्यम ठोस हो जाता है। जबकि बाद में धीरे धीरे पता चला कि जिलेटिन से भी अच्छा माध्यम, अच्छा पदार्थ कौन सा होता है, अगार होना चाहिए, जिसको अगर तरल माध्यम में डाल दें तो वो तरल माध्यम अपने आप ठोस हो जाता है। तो अगार डाल करके हम माध्यम को ठोस बना लेते हैं और फिर उसको हम एक बैटरी प्लेट के ऊपर, छोटी सी कांच की तश्तरी के ऊपर फैला देते हैं अच्छे से, ताकि उसकी यूनिफॉर्म समान परत बन जाए, पतली सी। अगर तरल है तो उसे कोनिकल फ्लास्क में भर के रख दिया जाता है, ठीक है ना। अब मान के चलो हमें पता चला कि किसी टुकड़े के ऊपर, किसी रोटी के टुकड़े के ऊपर या मांस के टुकड़े के ऊपर, किसी फल के ऊपर कुछ बैक्टीरिया उपस्थित हो गए, ठीक है। ये मान के चलो कोई फल का टुकड़ा है, इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारे सूक्ष्मजीव इसके ऊपर वृद्धि कर रहे हैं। तो किसी सुई की सहायता से इसको टच करा के, तो उसको टच कराने से क्या होगा, सारे बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो उसमें डुबो दें, तो बैक्टीरिया उसमें तरल माध्यम के अंदर चले जाएंगे, तरल माध्यम में बैक्टीरिया वृद्धि करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं तो उस बैटरी प्लेट के ऊपर, अगर उस बैटरी प्लेट को ऐसे
वो बैक्टीरिया चिपक जाएगा। तो उसके बाद सुई की नोक को हम बहुत हल्के हाथ से इस पे चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा देंगे। तो जहाँ जहाँ सुई टच होती हुई चलेगी वहाँ वहाँ वो बैक्टीरिया की एक या दो कोशिकाएं जितनी भी होंगी वो चिपक जाएंगी। कुछ समय इसको रखने के बाद इस बैक्टीरिया के हजारों लाखों सेल्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं, कॉलोनीज हमें दिखाई देने लग जाती है। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं क्या, कॉलोनीज। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संवर्धन कराना, यानी कि कल्चर कराना। ये प्रक्रिया कहलाती है कल्चर यानी कि संवर्धन, यानी कि उनके बैक्टीरिया को या जीवाणु को या किसी भी अन्य सूक्ष्म जीव को इस प्रकार से वृद्धि करा दी। ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर हमने इसकी वृद्धि करा दी। तो इसी कंसेप्ट को काम में लेके लुईस पास्चर ने अपना प्रयोग किया था। मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। कल्चर यानी संवर्धन, इसका मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कोश माध्यम। कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कोश माध्यम का मतलब क्या है, मान के चले कोई एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोजेनस बैक्टीरिया है, हम इसकी वृद्धि कराना चाहते हैं। लैक्टोजेनस बैक्टीरिया है, हम इसकी क्या करें, वृद्धि कराना चाहते हैं। तो इसको वृद्धि के लिए क्या चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए, जो इसका भोजन होता है, इसका भोजन मुख्य रूप से होता है लैक्टोज। ठीक है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड चाहिए जो इसके अंदर आयन वगैरह बैलेंस को मेंटेन रखे। ठीक है ना, और एक दो पदार्थ जैसे इसको अमीनो एसिड वगैरह चाहिए, कुछ एक तो अमीनो एसिड वगैरह इसको चाहिए। तो होता क्या है कि इन सभी को लिया जाता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट में इनको वेट किया जाता है और पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है। पानी के अंदर बीकर में पानी लेके, साफ पानी लेकर के इसको इनमें डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पानी को स्टेरलाइज कर देते हैं। स्टेरलाइज करने के लिए टेक्निक होती है, सेकंड ईयर में आप पढ़ लोगे। पानी को हम स्टेरलाइज कर देते हैं, उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होगा, इस पानी में पहले से कोई किसी प्रकार का अगर सूक्ष्म जीव उपस्थित है तो वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम अगर इसको तरल माध्यम में ही हमें काम में लेना है तो ऐसे कैसे काम में लेते हैं। अगर इसको ठोस बनाना है तो इसमें उबालने से पहले हम इसमें डालेंगे अगार। अगार एक सफेद रंग का पाउडर होता है, जिस तरह से आटा होता है उसी तरह से सफेद रंग का एक पाउडर होता है भुरभुरा, उस पाउडर को इसमें डाल दिया जाता है। ये अगार एक एल्गी से निकलता है, एक एल्गी है उससे ये अगार निकलता है। इसे अगार को इसके अंदर डाल दिया जाता है। इस पाउडर की क्या खास बात होती है कि ये पानी के अंदर अगर हम इसको घोल दें और उस पानी को उबाल लें, फिर उबलने के बाद जब वो पानी ठंडा होगा तो वो पानी जम जाएगा। वो पानी जैसे घी जम जाता है, मोम जम जाता है, उस तरह से सॉलिड हो जाएगा। फिर उसको अगर आप दोबारा गर्म करोगे तो धीरे धीरे पिघल के वापस तरल रूप में आ जाएगा, ठंडा करने पर फिर जम जाएगा। ठीक है ना, तो अगार को इसमें डाल दिया जाता है, डाल करके इसे उबाल लिया जाता है। फिर ठंडा होने से पहले ही इसको छोटी छोटी बैटरी प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको हमने बैटरी प्लेट में डाल दिया। ठंडी होने के बाद इसके माध्यम की पतली सी परत बन जाती है। ये परत अर्ध ठोस परत कहलाती है, क्योंकि ये लचीली होती है। ये इसके ऊपर हाथ में थोड़ी सी प्रेस हो जाएगी, लग जाएगी, बिल्कुल ठोस पत्थर जैसी परत नहीं होती, लचीली सी परत बन जाती है। इस तरह से घी की एक परत बनती है। ठीक है ना, अब मान के चलो हमने इसके ऊपर लैक्टिक एसिड, लैक्टोजेनस बैक्टीरिया की वृद्धि करा दी। तो लैक्टोजेनस बैक्टीरिया का सोर्स क्या होता है, दही। इसका सोर्स क्या होगा, दही। तो दही थोड़ा सा लेके उस दही के अंदर हम निडिल को डुबोएंगे। उस निडिल को हम या तो इसके अंदर डुबो दें, जो मीडियम लिक्विड मीडियम है इसमें डुबो दें और छोड़ दें। तो लिक्विड मीडियम धीरे धीरे इसके अंदर लैक्टोजेनस बैक्टीरिया वृद्धि करने लग जाएंगे। ये क्या रहता है, लिक्विड कल्चर, यानी कि तरल माध्यम में बैक्टीरिया का संवर्धन हम कर रहे हैं। अगर ठोस माध्यम में करना है तो ठोस माध्यम में करने के लिए हम इस जो सुई हमने उस दही के अंदर डुबोई थी, सुई की नोक पे कुछ बैक्टीरिया चिपके हुए हैं। हम इस प्लेट को अगर हम इस तरीके से देखें, ऐसे तथा ऐसे रखिए, यहाँ पर इस तरीके से रखिए। अगर हम इसको ऐसे देख लें तो हम सुई की नोक को इसके ऊपर बहुत हल्के हल्के हाथ से चला देंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रीक, रेखन। यह प्रक्रिया कहलाती है स्ट्रीक यानी कि रेखन। ठीक है, ये स्ट्रीक अनेक तरीके से किया जा सकता है। देखो मुझे चलो मैं बता दूं, एक तरीका है स्ट्रीक करने का, इस तरह से पतली पतली लाइन सुई से हल्के हाथ से खींच दी जाती है ताकि मीडिया खराब ना हो, लेकिन सुई इसके ऊपर आराम से फूल जाए। या फिर दूसरा तरीका है इसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है
पेन से पीछे की तरफ, कांच की होगी तो पीछे की तरफ पेन से मार्क लगाते हैं, 4 हिस्सों में जाएगा और एक एक के अंदर हम ऐसे ऐसे चला देंगे। ठीक है ना। आपकी यदि ऐसे नहीं कर रहा तो आपकी जैसी मर्जी है, आप वैसे कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहो। आप जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं ना। जहां जहां सुई चलेगी वहां वहां वो बैक्टीरिया जो सुई की नोक पर चिपके हुए हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएंगे माध्यम के ऊपर। इस प्लेट को हम कुछ देर रख दें तो इस प्लेट में जहां जहां सुई चली है, जहां जहां बैक्टीरिया चिपके हैं वो वृद्धि करने लग जाएंगे और कुछ समय बाद एक बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। एक उभरी हुई सब कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं, हमें साफ पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो वृद्धि कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संवर्धन। या तो ये या ये दोनों तरह की प्रक्रिया संवर्धन कहलाती है। ठीक है ना, दोनों टाइप की जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है संवर्धन। तो इस संवर्धन प्रक्रिया को खोजने का श्रेय किसको जाता है? कॉच को, रॉबर्ट कॉच को। रॉबर्ट कॉच ने इसके बारे में अध्ययन किया था, संवर्धन बैक्टीरिया का संवर्धन करने की तकनीक को उन्होंने खोजा था। इसी तकनीक को काम में लेके लुईस पास्चर ने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट किया। अब हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने कैसे इस प्रयोग को किया था। लुईस पास्चर ने मीट ब्रॉथ लिया, मीट ब्रॉथ का इस्तेमाल किया। ब्रॉथ क्या होता है? तरल माध्यम। ब्रॉथ क्या होता है? तरल माध्यम। दो प्रकार का माध्यम के बारे में हमने पढ़ा, एक होता है तरल माध्यम, एक होता है ठोस माध्यम। अगर माध्यम तरल है तब तो कहलाता है ब्रॉथ, अगर माध्यम ठोस है तो उसे हम साधारण कल्चर मीडिया ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने मीट ब्रॉथ लिया। मीट ब्रॉथ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मांस से, किसी भी पशु के मांस से जो भी अवयव प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उन सबको अलग करके, उन सबको उस मांस से अलग करके पानी में डिसॉल्व करके जो माध्यम बनाया जाता है वो कहलाता है मीट ब्रॉथ। आज के समय में मीट ब्रॉथ रेडीमेड बाजार में आता है, पाउडर होता है, उस पाउडर को पानी में घोलें तो वो मीट ब्रॉथ बन जाता है, उसे मीट ब्रॉथ बोल दिया जाता है। कई तरह का पाउडर बाजार में आता है, अलग अलग तरह का संवर्धन माध्यम बनाने के लिए, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया की वृद्धि कराने के लिए। लुईस पास्चर के समय ये इसके बारे में इतनी ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं थी कि अलग अलग तरीके से पाउडर उपलब्ध कर दिया जाए और पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए। तो लुईस पास्चर ने मीट ब्रॉथ बनाने के लिए क्या किया? मांस के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उनको पानी के अंदर उबाल लिया। वो क्या किया? उन्होंने पानी के अंदर उबाल लिया, बहुत तेज पानी में, बहुत तेज गर्म पानी में, बहुत लंबे समय तक। उसके बाद क्या अवधारणा बनी कि जब पानी के अंदर उबलेंगे, जब पानी में ये उबलेंगे तो इनके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है, अवयव है, वो सारे के सारे पानी के अंदर मिल जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और अब वो पानी होगा वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बहुत बढ़िया एक माध्यम बन जाएगा। इन्होंने इसके बाद इस पानी को ट्रांसफर किया एक खास किस्म की बोतल में। वो बोतल कहलाई, वो बोतल जो थी हंसकंठ फ्लास्क कहलाता था, गूस नेक फ्लास्क कहलाता, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो हंस के कंठ जैसी थी, या मुड़ी हुई गर्दन थी। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। इससे भी ज्यादा बेल्ट था उसमें। इसकी जो गर्दन थी वो कैसी थी? गूस नेक, हंस के कंठ जैसी गर्दन थी और जितनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी इसकी गर्दन की जो मोटाई थी वो और कम होती जा रही थी, यानी यहाँ पे ज्यादा मोटी थी और जितनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी उतनी ज्यादा सक्रिय होती जा रही थी। इन्होंने इस माध्यम को इसके अंदर डाल दिया, माध्यम को इसके अंदर डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया और इसे कुछ देर रखे रहने दिया, कुछ दिनों तक इसे रखे रहने दिया। लुईस पास्चर ने यह सोचा कि वातावरण से बाहर, इसका गर्दन का मुंह खुला था, कि वातावरण से बाहर हवा तो अंदर आ रही है, वातावरण से हवा तो अंदर आ रही है,
ठीक है ना। लेकिन हवा के अंदर जितने भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो इस मुड़े हुए स्थान पे फंस रहे हैं, वो अंदर तक नहीं पहुंच सकते। ये लुईस पास्चर ने सोच के रखा कि मुड़ी हुई नेक होने की वजह से, मुड़ी हुई गर्दन होने की वजह से क्या होगा, हवा तो अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन जो एयर के साथ जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो यहीं पर फंस जाएंगे, वो अंदर तक नहीं आ सकते। उन्होंने इसको कुछ दिन तक रखे रखा। काफी दिन तक रखे रखने के बावजूद भी इसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं हुई। अगर बैक्टीरिया की वृद्धि होगी तो ये जो सॉल्यूशन होगा टर्बिड हो जाएगा, यानी कि सघन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर अनेक प्रकार के परछाइयां हमें देखने मिलेंगी, सघन हो जाएगा। लेकिन ये जैसा था वैसा का वैसा दिखाई देता हुआ, ठीक है, सघन नहीं हुआ, टर्बिड नहीं हुआ। तो इसके आधार पर रॉबर्ट कॉक ने क्या निष्कर्ष निकाला कि वातावरण से हवा तो अंदर आ रही है, लेकिन वातावरण से कोई बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव अंदर नहीं आ रहा, तो इसमें किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव जो है पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं, अपने आप वो पैदा नहीं होते। अगर अपने आप पैदा हो सकते होते तो इसमें आराम से पैदा हो जाते। अगर किसी भी निर्जीव वस्तु से अपने आप पैदा हो सकते होते तो इसमें आराम से पैदा हो जाते, लेकिन अपने आप पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर से जो एयर है वो एयर में जितनी माइक्रोब्स हैं यहाँ फंस गए, वो अंदर तक आए नहीं। उन्होंने क्या किया, फिर इस नेक को हटा दिया, यहाँ से इस नेक को हटा दिया, इसको मान के चलो है ही नहीं, और इसको फिर खुले समय तक कुछ देर के लिए रखा, तो इसमें माइक्रोब्स जो थे वो उपस्थित हो गए, माइक्रोब्स जो थे पैदा हो गए, और ये सॉल्यूशन टर्बिड हो गया। सॉल्यूशन टर्बिड यानी गंदला हो गया, ठीक है ना। जब इसमें सूक्ष्म जीव ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो ये टर्बिड हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर आप मिट्टी घोल दो, पानी के अंदर चौक का बुरादा घोल दो, तो वो टर्बिड हो जाता है ना, इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, तो ये टर्बिड हो गया। तो टर्बिड होने के बाद लुईस पास्चर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इसकी गर्दन हमने हटा दी थी, बैक्टीरिया सीधे इसके अंदर प्रवेश कर गए, तो इसमें वृद्धि करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो ब्रॉथ था, ये ब्रॉथ बैक्टीरिया की या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए एकदम बढ़िया था, एकदम अच्छा माध्यम था, इसलिए तुरंत इसमें सूक्ष्म जीव जो थे वृद्धि करते चले गए, और सॉल्यूशन जो था, विलियन जो था हमारा टर्बिड हो गया। जब ये नेक लगाई हुई थी, तो नेक लगाई होने की वजह से बाहर से बैक्टीरिया इसमें नहीं आ पाए, तो सॉल्यूशन टर्बिड नहीं हुआ, इसका मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हुई। तो इसका आधार पे रॉबर्ट कॉच ने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक जीव या प्रत्येक सूक्ष्म जीव पहले से उपस्थित कोशिकाओं के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है, अपने आप वो उत्पन्न नहीं होता। तो इस आधार पर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो था वो खत्म हो गई, और बायोजेनेसिस थ्योरी को एक प्रकार से सपोर्ट मिला, और बायोजेनेसिस की थ्योरी यानी जीवाश्म जनन का जो सिद्धांत था वो यहाँ पर आकर एस्टेब्लिश हो गया। वो वैज्ञानिक जगत में उसको मान लिया गया कि सभी प्रकार के जीव पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं, उनकी अपने आप जन्म नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ मेन पॉइंट है लुईस पास्चर के बारे में। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो आज के लिए तो देखो बच्चों हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे फिर हम हमारे इसको क्लास को कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। पास्चर के बारे में और भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। जैसे पास्चर ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो होती है, और वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, वैक्सीन्स के बारे में भी सबसे पहले पास्चर ने बताया था। लेकिन वो लंबा मैटर है, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो हम नहीं पढ़ सकते उसको। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही हम कंक्लूड कर रहे हैं।